कर रहा है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो दीज आर द काजेज ऑफ साइड स्वे इन द बिल्डिंग फ्रेम्स के बिल्डिंग फ्रेम्स के अंदर जो चार मेजर काजेज हैं, वो चार मेजर काजेज कौन से, साइड स्वे किस तरह से अपीयर होती है, उसके चार मेजर काजेज हो गए। नाउ साइड स्वे मे बी प्रिवेंटेड इन द फ्रेम के अंदर आप प्रिवेंट कर सकते हो, इसको रोक सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग द शेयर वॉल्स और पार्टीशन वॉल्स। क्या आप पार्टीशन वॉल्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये फ्रेम नजर आ रहा है, दोनों फ्रेम्स के दरमियान जो आगे आपका जो है वो 3 डायमेंशनल फ्रेम है, लेट्स सपोज, तो आपने दोनों के दरमियान जो है वो कोई शेयर वॉल या पार्टीशन वॉल प्रोवाइड कर दी। फिक्सिंग द टॉप ऑफ फ्रेम विद एडजॉइनिंग रिजिड स्ट्रक्चर्स के टॉप ऑफ द फ्रेम जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर के साथ आप कनेक्ट कर दो, उसके अंदर कोई लेटरल मूवमेंट हम अलो नहीं कर रहे। थर्डली, प्रोविजन ऑफ प्रॉपर्ली डिजाइन लिफ्ट वेल और शेयर वॉल्स इन द बिल्डिंग। क्या प्रॉपर्ली जो है वो लिफ्ट के जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वो प्योरली आरसीसी स्ट्रक्चर्स और शेयर वॉल्स डिजाइन होती हैं, तो वहां पे जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो लेटरली स्ट्रक्चर्स और फोर्सेस को जो है वो सिग्निफिकेंटली रेजिस्ट कर रहा होता है, लेटरल डिफ्लेक्शंस को रेजिस्ट करता है, लेटरल डिफ्लेक्शंस को कम से कम डेवलप होने की जो है वो कम से कम डेवलप करवाता है। Shear wall is a structural wall that resists shear forces resulting from the applied transverse loads in its own plane and it produces frame stability। कि shear walls जो है वो हम हायरली जब आपके पास lateral loads अप्लाई कर रहे होते हैं उस केस के अंदर हम shear walls प्रोवाइड भी करते हैं। Now provision of lateral bracing which may be of the following type के lateral bracings जो है वो आप दो किस्म के अंदर प्रोवाइड कर सकते हो। नंबर 1 is the diagonal bracing and second is the longitudinal bracing। नाउ व्हाट इज अनब्रेस्ड फ्रेम? अनब्रेस्ड फ्रेम बेसिकली जो है वही फ्रेम्स होते हैं जो साइड स्वे पे मूव कर रहे होते हैं। अब अनब्रेस्ड फ्रेम इज डिफाइंड एज द वन इन विच द रेजिस्टेंस टू लेटरल लोड, जब आपका लेटरल लोड एक्ट कर रहा है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है, आपका मटेरियल जो रेजिस्ट कर रहा है, मेंबर जो रेजिस्ट कर रहा है, इज प्रोवाइडेड बाय द बेंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर्स एंड देयर कनेक्शंस विदाउट एनी एडिशनल ब्रेसिंग। या आप एडिशनल ब्रेसिंग कोई प्रोवाइड नहीं कर रहे, मेंबर को आपने सेल्फ स्टेबल बनाया, मेंबर अपनी एबिलिटीज की वजह से, अपने उसके रिजिड सेक्शंस की वजह से जो एडिशनल लेटरल लोड्स एक्ट कर रहे हैं उनको वो रेजिस्ट करता है। दैट फ्रेम, दैट मेंबर्स बेसिकली आर नोन एज अ अनब्रेस्ड फ्रेम्स, जिनको आप स्वे फ्रेम्स भी कंसीडर कर सकते हैं। So in that case we have a K value, K factor for columns having a well defined end conditions, के जो columns जिनकी well defined end conditions हैं उस केस के अंदर आपकी K की जो values हैं वो किस तरह से स्विच कर रही होती हैं। For example here we have a column, और जब इसके ऊपर जो है वो आपका axial load act करता है और column जो है वो deform होता है और यहाँ पे एक ही डिफॉर्मेशन जनरेट हुई है, इसकी जो ओवरऑल अनसपोर्टेड लेंथ थी वो अनसपोर्टेड लेंथ और इफेक्टिव लेंथ जो है वो दोनों सिमिलर हैं इस केस के अंदर, क्योंकि साइड स्वे कोई अपीयर नहीं हो रही। अब साइड स्वे अपीयर नहीं हो रही इस केस के अंदर जो है वो एक ही वेव जनरेट हो रहा है। इस केस के लिए हम इसको कंसिडर कर रहे हैं एज अ टोटल अनसपोर्टेड लेंथ इज इक्वल्स टू द इफेक्टिव लेंथ, और इस केस के अंदर जो आपकी K की वैल्यू है बेसिकली वो 1 ट्रीट होती है एंड नो साइड स्वे, कोई साइड स्वे इसके अंदर नहीं है, कॉलम आपका साइड के अंदर कोई मूव नहीं कर रहा। अब सेकंड के अंदर पॉइंट हमारे पास क्या आती है कि जब आपका इसी तरह का एक कॉलम है जिसके अंदर कोई भी साइड स्वे रोटेशन नहीं है, लेकिन जो बेंडिंग है वो बेंडिंग बेसिकली इरेगुलर बेंडिंग जनरेट हुई है, यहाँ पे साइमल्टेनियस बेंडिंग है, यहाँ पे आपका कर्वेचर आ रहा था स्लोली और यहाँ पे जो कर्वेचर है वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाता है। इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस जो हैं वो आपकी डिफरेंट हो जाती है। उस केस के अंदर जो आपका इफेक्टिव लेंथ है वो इफेक्टिव लेंथ आपका वेरी हो जाता है, कंसीडर एज अ K फैक्टर हियर ऑन बोथ एंड्स, और उसके साथ आप अनसपोर्टेड लेंथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस केस के अंदर जो K की वैल्यू है वो 0.5 नॉर्मली थ्योरेटिकली हम अज्यूम करते हैं, प्रैक्टिकली जो है वो 0.65 हम यूज करते हैं और इसके अंदर कोई भी साइड स्वे मोशन नहीं है। इवन सम केसेस के अंदर आपके पास डिफॉर्मेशन, यहाँ पे भी नॉन स्वे कंडीशंस हैं, डिफॉर्मेशन या इसकी जो जनरेट हुई तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया, तो यहाँ पे आपका जो अनसपोर्टेड या इफेक्टिव लेंथ है बेसिकली वो आपकी यहाँ से लेके इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक कंसीडर होती है और इसके साथ आप K की फैक्टर की वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं और टोटल अनसपोर्टेड लेंथ यू ऑलरेडी हैव। और इस केस के अंदर आपके पास जो थ्योरेटिकली K की वैल्यू है वो 0.7 अज्यूम की जाती है और प्रैक्टिकली हम 0.8 भी यूज करते हैं। तो फॉर नो साइड स्वे कंडीशन हमारे पास जो K की वैल्यूज थी वो हमेशा हम ऑलवेज लेस देन 1 कंसीडर कर रहे थे। अगर हमारे पास साइड स्वे आ जाता है, यानी कॉलम आपका ओरिजिनली ये डायमेंशंस थे, जैसे आपने लोड अप्लाई किया कॉलम की जो डिफॉर्मेशंस हैं वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो गई, एक तो इसके अंदर एक किस्म की जो है वो सेटलमेंट भी डेवलप हुई और दूसरा जो है एक सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन भी जनरेट हुई।
उस केस के अंदर इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स जो है वो हमारे जहां तक स्विच हुए इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के दरमियान की जो लेंथ होती है वो हम इफेक्टिव लेंथ ट्रीट करते हैं। K is the length factor and L is the unsupported length। तो theoretically K की वैल्यू हम 1 कंसीडर कर रहे होते हैं और प्रैक्टिकली जो है वो 1.2 चूज होती है और इस केस के अंदर आपके पास साइड्स में भी आ जाता है, यानी जिसको हम सोए फ्रेम्स कहते हैं, जिसको हम अनब्रेस्ड फ्रेम्स कहते हैं, यानी कि वो साइड्स के अंदर मूव कर सकता है। सो नाउ हियर वी हैव अगेन साइड्स वे और यहाँ पे अनसपोर्टेड लेंथ है, K की वैल्यूज हैं, सम केसेस के अंदर 2 और 2.1 भी हम अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपके पास अनब्रेस्ड फ्रेम्स हैं जिनके अंदर जो है वो कॉलम सिग्निफिकेंटली जो है वो ओरिजिनल पोजीशन से स्विच कर जाता है और आपके पास K की वैल्यूज आप किस तरह से ट्रीट करते हैं। देन वी हैव अ पार्शियली रिस्ट्रेन्ड कॉलम्स। एक था हमारे पास ब्रेस्ड कंडीशन, अनब्रेस्ड कंडीशन, सोए फ्रेम्स, नॉन सोए फ्रेम्स। नाउ वी हैव अ पार्शियली रिस्ट्रेन्ड के कुछ हम कॉलम्स को रिस्ट्रेन कर रहे हैं somehow at certain level तक। कंसीडर एग्जांपल ऑफ कॉलम ए बी एज शोन इन फिगर कि हमारे पास लेट सपोज यहाँ पे आपके पास एक फ्रेम है कंप्लीट स्ट्रक्चर का, उस स्ट्रक्चर के अंदर हम जो फ्रेम ट्रीट कर रहे हैं वो ये आपका ए बी फ्रेम है। अब इस मेंबर के अंदर बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो एंड्स हैं द एंड्स आर नॉट फ्री टू रोटेट, कि जो एंड्स हैं इस मेंबर के अंदर वो आपके फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते, लेकिन जो कंडीशन है एंड आर आल्सो नॉट परफेक्टली फिक्स्ड, परफेक्टली फिक्स भी नहीं है। इंस्टेड दीज एंड्स आर पार्शियली फिक्स्ड, हम कंसीडर करते हैं इनको एज अ पार्शियली फिक्स्ड विद द फिक्सिटी डिटरमाइंड बाय द रेशियो ऑफ रिलेटिव फ्लेक्सुरल स्टिफनेस ऑफ द कॉलम्स मीटिंग एट द जॉइंट टू द फ्लेक्सुरल स्टिफनेस ऑफ द बीम्स मीटिंग एट द जॉइंट। यहाँ पे हमारे पास जो अदर फैक्टर इंट्रोड्यूस होता है दैट फैक्टर बेसिकली इज द रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ द मेंबर्स। यहाँ पे आपके पास जो कॉलम है बेसिकली वो ये एंड जॉइंट जो है ये कॉलम के साथ भी कनेक्टेड है और बीम के साथ भी कनेक्टेड है। उस केस के अंदर यहाँ पे हम कम्युलेटिव जो स्टिफनेस ले रहे होते हैं और यहाँ पे भी हम कम्युलेटिव स्टिफनेस ले रहे होते हैं। तो उस केस के अंदर हमारी जो वैल्यूज है वो बेसिकली सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो जाती है। अब हम यहाँ पे जो स्टिफनेस है बेसिकली उसको हम रिप्रेजेंट करा रहे हैं लैम्डा या जी फैक्टर के साथ एट ईच एंड, दोनों एंड्स के ऊपर इज इक्वल टू सम ऑफ स्टिफनेस ऑफ कॉलम्स डिवाइड बाय सम ऑफ स्टिफनेस ऑफ बीम्स। Stiffness of column is equal to EI over L and then we have a for beams EI over L और यहाँ पे आपके पास कॉलम्स की आ जाती है, यहाँ पे आपके पास बीम्स की आ जाती है, दोनों की आप कम्युलेटिव जो है वो यूज कर रहे होते हैं और इसको हम कंडीशन को कंसीडर करते हैं एज अ पार्शियली रिस्ट्रेन्ड कॉलम्स और रिस्ट्रेन्ड फ्रेम्स। नाउ वी हैव अ K वैल्यूज फॉर ट्रस एंड ब्रेस्ड फ्रेम मेंबर्स। क्या ब्रेस्ड फ्रेम मेंबर्स और ट्रसेस के लिए K की वैल्यूज हमारी किस तरह से मूव कर रही होती हैं, जो हम पहले डिस्कस कर रहा है वो अनब्रेस्ड कंडीशंस थी। अब K की वैल्यूज जो है वो ट्रसेस के लिए और ब्रेस्ड फ्रेम्स के लिए किस तरह से मूव करती हैं। द इफेक्टिव लेंथ फैक्टर K इज कंसीडर्ड इक्वल्स टू 1 फॉर मेंबर्स ऑफ द ट्रसेस एंड द ब्रेस्ड फ्रेम कॉलम्स। की वैल्यू हम 1 कंसीडर कर रहे होते हैं फॉर द ट्रसेस के केस के लिए और ब्रेस्ड फ्रेम कॉलम्स के लिए K की वैल्यू। इन द केस the value is to be used less than 1 for the frame columns, detailed buckling analysis required to carry it out and the bracing is to be designed accordingly। यहाँ पे हमारे पास जो है वो इलास्टिक बकलिंग लोड फॉर द लॉन्ग कॉलम्स हम एक पूरा मैकेनिज्म अप्लाई करते हैं, पूरा एक सॉल्व करते हैं, क्रिटिकली एनालाइज करते हैं मेंबर्स के अंदर कि लेट सपोज वी हैव अ अप्लाइड लोड हेयर कि एक्सिलरी लोड है मेंबर के ऊपर एक्ट कर रहा है और मेंबर के अंदर जो एक डिफॉर्मेशन जनरेट हुई है अल्टीमेट एक बकल्ड शेप है। यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट डी हमने कंसीडर की और ये आपके पास एक बकलिंग लोड है, एल को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। A column with pin connections on the both sides है, कॉलम जो है वो पिन कनेक्शंस हैं दोनों तरफ से, is considered for the basic derivation हमने यूज की। The column has a length of L and is subjected to axial compressive force। ये कॉलम जो है वो इसकी लेंथ टोटल L है और एक्सियल कंप्रेसिव लोड जो है वो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है। Then the buckling of the column occurs at the critical compressive load की critical compressive load के ऊपर जो है वो आपकी buckling अपीयर हो रही है मेंबर के अंदर। Then we have the lateral displacement for the buckled position at height y from the base is u कि हमने एक y distance के ऊपर जो deformation या buckled shape की जो value या deflection जो हमने consider की उसको हम represent करा रहे हैं। Let's suppose this value is equals to u। Now the lateral displacement हमने जो रिप्रेजेंट कराई एट y हाइट के ऊपर एक u की वैल्यू, द बेंडिंग मोमेंट एट दिस पॉइंट इज इक्वल्स टू कि हम अगर इस पॉइंट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो बेंडिंग मोमेंट हमारे पास जो है वो दोनों का एक कम्युलेटिव प्रोडक्ट बन जाता है। एक हमारे पास एक सर्टेन डिस्टेंस आ गया और ये हमारे पास ऑलरेडी लोड था, तो मोमेंट इज इक्वल्स टू जो आपका क्रिटिकल कंप्रेसिव एक्सियल लोड है उसको हमने डिस्प्लेसमेंट या उसकी जो हमारे पास एक बकल्ड पोजीशन थी उस वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल हमारे पास जो है वो बेंडिंग मोमेंट जो डी पॉइंट के ऊपर जनरेट हुई उसकी वैल्यू आ गई।
And furthermore, we have this bending movement is a function of the deflection, unlike the double integration method. कि ये हमने या तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जो है एक इमेजिनरी पर्सपेक्टिव के लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आपने वैल्यू इंटेंसिटी निकाली, या आप बाय यूजिंग डबल इंटीग्रेशन मेथड भी फॉलो कर सकते हैं. The equation of the elastic curve is given by the Euler-Bernoulli equation, which is the same for the beam. के beam के केस में हमने जो यूज किया कंडीशन कि EI डबल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू माइनस मूवमेंट, और EI यानी कि स्टिफनेस इनटू डबल डेरिवेटिव प्लस मूवमेंट हमने जो पीछे डिस्कस किया कि जो आपके पास टोटल क्रिटिकल कंप्रेसिव लोड है इनटू द डिफ्लेक्शन, आपने वैल्यूज पुट की और आपका इसका मजीद जो है वो डेरिवेशंस आ गई. यहाँ पे हमारे पास लेट द क्रिटिकल कंप्रेसिव लोड ओवर EI फैक्टर, बेसिकली इसको हम रिप्रेजेंट करा रहे हैं C से, जो हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, जो कि हमारा अगर आप याद करो स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 के अंदर बैचलर के दौरान हम डबल इंटीग्रेशन मेथड करते हैं. डबल इंटीग्रेशन मेथड के अंदर हम कांस्टेंट्स इंट्रोड्यूस कराते हैं मेंबर्स के अंदर, पहले C1 C2, उसके बाद हम C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो सिंपली यहाँ पे हमने जस्ट कांस्टेंट्स कंसीडर किए हैं कि ये हमारा जो फैक्टर है, ये जो क्रिटिकल कंप्रेसिव लोड है डिवाइड बाय EI स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं एज अ कांस्टेंट C2. तो यहाँ पे हमारे पास जो इस फैक्टर के अंदर इस पूरे कंसीडरेबल प्रोडक्ट के बजाय हमने C2 की वैल्यू पुट कर दी. द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू A cos C into Y प्लस B sin C into Y. तो इस सारी जो कंडीशंस हैं उसके बाद हम बाउंड्री कंडीशन यूज कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल Y एंड डिफ्लेक्शन बोथ आर जीरो. अगर हम कंसीडर करें कि ये Y की डिस्टेंस और डिफ्लेक्शन का डिस्टेंस जो है वो दोनों जीरो हैं, तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल पोजीशन के अंदर है, बिल्कुल उसके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं आ रही. तो सारी जो वैल्यूज हैं वो बेसिकली चेंज हो जाती हैं. U इज इक्वल्स टू B sin थीटा. उसके बाद अगर बाउंड्री कंडीशन आप एक वेरियस डिस्टेंसेस अप्लाई कर रहे हो तो तमाम चीजें जो है वो आपकी उस हिसाब से सेक्शन के अंदर मॉडिफाई हो जाती हैं. तो यहाँ पे हमारे पास कम्युलेटिव बेस्ड ऑन द जो है वो अल्टरनेट अप्रोचेज और बाउंड्री कंडीशंस कंसीडर करते कराते ओनली द सेकंड अल्टरनेट इज लेफ्ट फॉर द बकल केस. साइन CL इज इक्वल्स टू साइन क्रैकिंग लोड क्रिटिकल कंप्रेसिव लोड डिवाइड बाय EI इनटू L. इक्वेशन जनरेट हुई. फिर मजीद हमने जो है वो थीटा की वैल्यू साइन इंट्रोड्यूस करवा दी कि अगर हम रेडियंस के अंदर थीटा को कंसीडर कर रहे हैं, n नंबर ऑफ हमारे पास इटरेशंस हैं, तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन मजीद मॉडिफाई होती होती जो है वो हमने क्रैकिंग कंप्रेसिव लोड और क्रिटिकल कंप्रेसिव लोड इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर EI ओवर L स्क्वायर. तमाम वैल्यूज हमने पुट की. फॉर द अदर कॉलम्स विद डिफरेंट एंड कंडीशंस वी हैव टू रिप्लेस L by the effective length. के सम केसेस के अंदर हमारे पास जो है वो कॉलम की कंडीशंस जब डिफरेंट हो जाती हैं कि हम टोटल अनसपोर्टेड लेंथ लेने के बजाय हम इफेक्टिव लेंथ इंट्रोड्यूस कराते हैं. सो देयरफॉर इफेक्टिव लेंथ ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि वहां पे हमारे पास K फैक्टर आ जाता है. सो देयरफॉर क्रिटिकल कंप्रेसिव लोड इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर EI ओवर K इनटू L स्क्वायर. कि यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ के बजाय हमने KL स्क्वायर का टर्म जो है इंट्रोड्यूस करा दिया. सो देयरफॉर अगेन इक्वेशंस को हमने मजीद मॉडिफाई किया कि पाई स्क्वायर E into A over KL over R whole square is equals to FE into A, where FE basically is the total compressive force. So यहाँ पे it is important to note that the buckling load determined from the Euler equation is independent of the steel strength which is used for the material. क्या आपने नोट किया कि जो हमने कंडीशंस कंसीडर की क्रिटिकल बकलिंग लोड निकालने के लिए, उसके अंदर बाय यूजिंग आइदर कंडीशंस हमारे पास जो है वो मटेरियल की अपनी स्ट्रेंथ कहीं पे यूज नहीं हो रही. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑन विच दिस लोड इज डिपेंडिंग बेसिकली इज द सिलेंडरेंस रेशियो. कि हमारे पास मटेरियल की अपनी रेजिस्टिविटी कंसीडर नहीं हो रही, मटेरियल की अपनी स्ट्रेंथ कंसीडर नहीं हो रही, लेकिन जो हमारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो आपका सिलेंडरनेस रेशियो है. Euler critical buckling load is inversely proportional to the square of the cylinders ratio. कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक चीज बढ़ती जा रही है दूसरी चीज जो है वो कम होती जा रही है. विद इंक्रीज इन सिलेंडर्स रेशियो द बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ कॉलम ड्रास्टिकली रिड्यूसेस. कि अगर एक चीज आपकी सिलेंडर्स रेशियो बढ़ जाता है तो आपकी बकलिंग की एबिलिटी जो है मटेरियल की वो सिग्निफिकेंटली जो है वो रिड्यूस हो जाएगी. सो एज इन द डिस्कस अर्लियर कि आपके पास जो कंडीशंस थी इक्वेशंस के अंदर KL और R बेसिकली इज रिप्रेजेंटिंग द सिलेंडर्स रेशियो. PCR is the Euler critical elastic buckling load और critical elastic compressive load भी कंसिडर कर सकते हैं आप इसको. and FE is basically representing the Euler elastic critical buckling stress. So हमारे पास ये कंडीशंस थी, सारे वैल्यूज थे. लॉन्ग कंप्रेशन मेंबर्स फेल बाय इलास्टिक बकलिंग एंड शॉर्ट कॉलम्स बेसिकली मेंबर्स आर लोडेड until the material yield or perhaps even goes under the strain hardening range. कि समटाइम्स हमारे पास जो कॉलम्स हैं
वो वेरी कर रहे होते हैं। लॉन्ग कॉलम्स हैं उनका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है, शॉर्ट कॉलम्स का बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है। लेकिन इन द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ यूजुअल सिचुएशंस फेल्यूर्स अकर बाय बकलिंग आफ्टर अ पोर्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन हैज यील्डेड, कि थोड़ा सा पोर्शन अगर क्रॉस सेक्शन का यील्ड कर जाता है तो उसके फौरन बाद जो है वो आपके पास पूरा कंप्लीट सेक्शन जो है वो बकलिंग का फेल्यूर जो है वो रिप्रेजेंट कराता है। दिस इज नोन एज अ इन इलास्टिक बकलिंग, इसको हम इन इलास्टिक बकलिंग कहते हैं। यानी कि स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन्स के अंदर, ये पिक्चर है आगे फिगर है, मैं आपको सारा जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। दिस वेरिएशन इन कॉलम बिहेवियर, के कॉलम का जो बिहेवियर है जिस तरह से चेंज हो रहा है बेस्ड ऑन द सिलेंडर्स रेशियो इज शोन इन फिगर 3.18 कि आरसी बेसिकली इज अ फैक्टर जो कि रिप्रेजेंट करा रहा है आपके पास स्टील मटेरियल जो कि 36 है। इसके लिए हमारे पास एक कम्युलेटिव चार्ट है पूरा कंप्लीट कि ये हमारे पास एक क्रिटिकल कंपैरेटिव लोड है, ये आपके पास आरसी इज द फैक्टर, एक क्रिटिकल सिलेंडर्स रेशियो की वैल्यू है। अगर आप कॉलम्स को कंसीडर करते हैं एज अ लॉन्ग कॉलम्स तो आपका मटेरियल जो है वो एक इलास्टिक बकलिंग की रेंज के अंदर प्ले करता है, उसके बाद सडनली जो है वो कोलैप्स कर जाएगा या बकल हो जाएगा। अगर आपके शॉर्ट कॉलम्स जो है वो नॉर्मली आपकी जो इनके अंदर जो आपकी क्रिटिकल वैल्यू जो जनरेट हो रही होती है सिलेंडर्स रेशियो की वो अराउंड 20 to 30 होती है। और इस केस के अंदर हम इग्नोर करते हैं कि शॉर्ट कॉलम्स को हम कंसीडर ना करें रियल लाइफ इंडस्ट्री के अंदर, तो हमने जो है वो इंटरमीडिएट कॉलम्स चूज करते हैं। तो यहाँ पे आरसी फैक्टर बेसिकली इज अ क्रिटिकल सिलेंडर्स रेशियो वैल्यू, जहां से जो है वो हमें डिसाइड करते हैं कि हमारा जो सेक्शन है बेसिकली वो आपका इन इलास्टिक बकलिंग के अंदर जाता है या इलास्टिक बकलिंग के अंदर जाता है। सो आरसी वैल्यू बेसिकली इज इक्वल्स टू 4.71 इंटू ई ओवर एफ वाई। इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट जो है वो अराउंड 133 फॉर A36 स्टील। इसको मजीद जो है वो हमने आगे भी डिस्कस करना है बहुत सारे सेक्शंस के अंदर। जैसे ही इसकी यूजेज या इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ती जाएगी मैं आपको साथ साथ जो है वो अपकमिंग लेक्चर के अंदर इसको हम मजीद डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। नाउ असाइनमेंट नंबर 6। So assignment number 6 basically is consisting of 2 questions. Number 1, explain the compression members. ये compression members basically क्या होता है? So just you have to define and how it can be differentiated with the tensile members. कि tensile members के अंदर हम compressive members और tensile members को किस तरह से differentiate करते हैं. Only 3 important points we already discussed in the lecture, जो आपने 3 important point memorize करनी है. And second question is explain in detail the following terms. Number 1 is the instability of columns, and second is the unsupported length of columns in terms of side sway and partially restrained columns. So these both questions from this lecture you have to explain in your own words, और इसकी जो है एक अच्छी summary बनाएं. And that's all for today. Thank you very much.